सालों पहले हरिचंद्र नाम का एक आदमी अपने पत्नी और बच्चों के साथ रामपुर नामक एक गांव में रहता था। वह हर काम करने में सुस्त रहता था और अपने विरासत में मिली सारी संपत्ति बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। सुनिए, जायदाद बेचकर कब तक खर्चा उठाओगे? हमारे बच्चे भी हैं और खर्चा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते, या फिर कोई अपना व्यवसाय कर लीजिए। ऐसे ही संपत्ति बेचते रहोगे तो यह घर भी नहीं बचेगा। अरे तुम भी मुझे उपदेश देने लग गए। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम बेहतर समझते हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह परिवार का पालन पोषण करूंगा। आपको विरासत में इतनी जमीन मिली थी, आपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया और घर चला लिया। इसके बजाय आप जमीन में खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कहीं काम कर लीजिए और परिवार का देखभाल कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारा क्या होगा। अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस घर को नहीं बेचूंगा। आप मुझे ज्ञान देना बंद करो। हरिचंद्र को अपने पत्नी पर गुस्सा आया, लेकिन वह व्यर्थ नहीं करता या उसे यह कहकर शांत कर देता है कि वह काम नहीं करेगा और न ही करना चाहता है। इसके बजाय वह पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों पर विचार करता है और अंत में एक निर्णय लेता है। क्या खबर है हरिचंद्र? इस चलती धूप में तुम आ गए। तुम्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। मजाक बंद करो यार, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैं सुबह से यहाँ हूँ। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। यह बात सच है कि आप किसी बिना सौदे के बाहर नहीं आते, क्योंकि आप विरासत में मिली संपत्ति से पूरा पैसा उड़ा लेते हैं। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो हीरालाल। मैं यहाँ सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा? ये क्या है? और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं समझा नहीं। मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। सच में आपने खेती करने के बजाय खेती की जमीन बेच दी, और मुझे आश्चर्य है कि आप शहर में व्यवसाय कैसे करेंगे। संपत्ति बेचना ना बेचना मेरी इच्छा है, आपका ऐसे क्या लेना देना। हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ। यह मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप करेंगे मेरी मदद। अच्छा, देखते हैं। वैसे वो विचार क्या है, ये तो बताओ। अच्छा, आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैं अपना विचार तुम्हारे सामने आकर प्रकट क्यों करूं? आपकी मर्जी, लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप अभी मुझे 10,000 दे सकते हैं तो मैं इस महीने के अंत तक 40,000 वापस कर दूंगा। क्या तुम मुझे 40,000 दोगे? अगर मैं तुम्हें अभी 10,000 दूं, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो हरिचंद्र? यह मेरे व्यवसाय का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे यह पैसा कर्ज के रूप में दे दो। मैं यह पैसा ब्याज सहित आपको वैसे का वैसे लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूं? आपके पास नौकरी या व्यवसाय नहीं है। आप मुझे उन पैसों के लिए भला क्या वादा कर सकते हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हो। आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है, इसीलिए उस घर को आप मुझसे वादा के रूप में ले सकते हैं और एक समझौता लिखे तो आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, मैं आपको पैसे उधार दूंगा, लेकिन एक शर्त पर मैं प्रति 100 रुपए पर
₹2 ब्याज के रूप में लूंगा। आपको बिना असफल हुए ब्याज का भुगतान करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सारे पैसे समय पर चुका दूंगा। ठीक है, ये रहा पैसा। हरिचंद्र खुशी खुशी वहां से चला गया। हरिचंद्र उसी तरीके से गांव के सभी अमीर लोगों को एक ही कहानी सुनाकर उनसे बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है और सभी में अधिक पैसे कमाने की आशा की किरण पैदा करता है। दिन के अंत में वो अपने घर लौटता है और अपने पत्नी अपर्णा से जाकर कहता है, अपर्णा, तुम हमेशा मुझे आलसी होने की ताना मारते हो, लेकिन देखो अब मेरे पास कितना पैसा है। अरे इतने सारे पैसे, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आया? कौन देगा मुझे? मैंने इस धन को अपने बुद्धिमानी और चतुराई से पाया है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं जानती हूँ कि आप इतने होशियार नहीं हो। सच सच बताओ, आपने कौन सी चाल चली है? मैंने गांव के सभी साहूकारों से कहा कि मुझे व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो उन सब ने मुझे व्याज के रूप में पैसे उधार दिए हैं। क्या तुमने घर गिरवी रख दिया? हे भगवान! नहीं, एक से लिया तो गिरवी रखना है, लेकिन मैंने 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। समझ में आया तुम्हें? इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया? नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में ₹5 प्रति 100 से कारोबार करूंगा। हम ₹3 प्रति का हिस्सा लेंगे और उन अमीर लोगों से उधार लिया हुआ पैसा हम उन्हें चुका देंगे। तुम समझ रहे हो? ये क्या कह रहे हो? आसपास के गांव में व्यवसाय करोगे? क्या आपको लगता है यह संभव है? उन सभी लोगों को यह पैसे कैसे लौटाओगे? अभी हमारे पास यह घर तो है, लगता है यह भी बिक जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे सुझाव मत दो। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। छोड़ो, जाने दो। तुम्हें जो करना है करो। अगले ही दिन हरिचंद्र पड़ोस के गांव जाने लगता है। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है। तब अपने रास्ते में वो एक अर्षि को देखता है जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। वह ऋषि के सामने सांप को देखते ही ऋषि को सतर्क करने की कोशिश करने लगता है। आदरणीय ऋषि जी, कृपया आंखें खोलिए। ऐसा कहते हुए हरिचंद्र ने सांप को दूसरी दिशा में फेंक दिया। उसकी आवाज सुनकर अर्षि ने अपनी आंखें खोली और उसे वहां देखकर वो चौंक गए। तुम कौन हो बालक? तुम क्यों चिल्ला रहे थे? और तुमने मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? मेरा नाम हरिचंद्र है और मैं रामपुर में रहता हूँ। मैं अंबला जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक सांप को देखा तो मैंने उसे फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सांप आपके पैर में डांस लेता मुनिवर। उस सांप को दूर फेंककर मैंने आपकी जान बचाई है। ऐसा कहते हुए हरिचंद्र ने वो सांप उन्हें दिखाया जिससे उसने फेंका था। हरिचंद्र के काम से प्रसन्न होकर आर्षि ने उससे कहा, बहुत अच्छे, बस तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई, इसीलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं अपनी सभी शक्तियों के साथ तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हरिचंद्र कुछ देर सोचता है, फिर हाथ में रखे रुपए की थैली की ओर इशारा करता है और अपनी इच्छा के बारे में आर्षि से बात करता है। प्रिया ऋषि, कृपया मुझे एक ऐसा वरदान दे जिससे भी यह पैसा मैंने उधार लिया है, यह वरदान देने के बाद वह मुझसे अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस ना मांगे। प्रिय वदस, जल्दी मत करो। मुझसे यह वरदान मांगने से पहले 2 बार सोचो। बेशक मुनिवर, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे यह पैसा वापस मांगे।
अगर वह पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना व्यवसाय कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। कुछ खेती की जमीन खरीदने के बाद अपनी पत्नी के लिए गहने और अन्य संपत्ति भी खरीद पाऊंगा और थोड़े ही समय के भीतर पूरे मुनाफे के साथ गांव का सबसे अमीर आदमी बन पाऊंगा और एक सफल व्यक्ति भी। तो मुनिवर, मेरी आपसे विनती है कि कृपया करके आप मुझे वह वरदान दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने आपको पैसा उधार दिया है वे जब तक जीवित रहेंगे अब से वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। हे प्रियर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। प्रणाम मुनि। खुश रहो, अब तुम जा सकते हो। आरशी से विदा लेने के बाद हरिचंद वरदान को लेकर काफी उत्साहित महसूस करता है और पास के गांव में अपने दोस्त हिमांशु से मिलने उसके घर जाता है। अरे हिमांशु, बहुत समय हो गया। सब कुछ कैसा चल रहा है मित्र? हाँ मित्र, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारा ही रह गए, क्या बात है? मेरा परिवार में मन नहीं है। मैं गांव से भाग गया हूँ क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। मैं साहूकार हूँ और मैं अपने कारोबार से खुश हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ किस काम से आए हो मित्र? हरिचंद ने अपने इरादों का खुलासा नहीं किया, पर हिमांशु से पैसे उधार देने के कारोबार में मदद करने को कहा। मुझे अपनी जमीन बेचने के बाद कुछ पैसे मिले हैं और आप जानते हैं कि अगर सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो पैसा गायब हो जाता है। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप ये पैसा लें और इसे RS5 ब्याज पर उधार देकर व्यापार करें। आप RS1 का हिस्सा लें और मुझे RS4 दें। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसीलिए तुम जब चाहो ब्याज सहित ये पैसे ले सकते हो। क्या ये ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पर क्या किसी दस्तावेज पर आप ये सब नहीं लिखेंगे? क्या हरिचंद, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? ठीक है, फिर इस पैसे को अपने पास ही रख लो। अगर कोई दस्तावेज की आवश्यकता है तो। ठीक है। अरे अरे ठीक है, ये पैसे ले जाओ और अपने पास रख लो। मुझे जब जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। इस तरह हरिचंद हिमांशु को सारे पैसे देता है और खुशी खुशी घर लौट आता है। वो सारी घटना अपने पत्नी को बताता है। क्या तुमने सारे पैसे उस मूर्ख हिमांशु को दे दिया? मैं वैसे भी तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ सकती। हमें कम से कम ब्याज के पैसे तो मिल ही जाएगा। बाकी अब क्या करने पर तुले हैं ये आप ही जानो। हाँ, अब समझ में आया ना। पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि काफी बुद्धिमान होने की जरूरत होती है। इसलिए अब मुझे कभी भी ज्ञान देने की कोशिश मत करना। अच्छा, बकवास बंद करो। कड़ी मेहनत से बचने के लिए मुझे मनगढ़ंत कहानियां मत सुनाओ। अरे कहानियां नहीं प्रिया, बस इंतजार करो और देखो कि हम गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने वाले हैं। और कुछ इस तरह हरिचंद अपने व्यापार करने के विचार से उत्साहित महसूस करता है और सोचता है कि अर्शी के वरदान के कारण कोई साहूकार उससे पैसे वापस करने के लिए नहीं कहेगा। इस तरह से 5 साल बीत जाता है। फिर एक दिन साहूकार का बेटा हरिचंद के पास आता है और आकर उससे कहता है, सुन लो हरिचंद, तुमने 5 साल पहले मेरे पिता से पैसे लिए थे और ब्याज भी नहीं दिया। कृपया करके मेरा पैसा लौटा दे। उसकी बात सुनकर हरिचंद सोचने लगा कि करण को उस कर्ज के बारे में कैसे पता चला।
वह राशि के वरदान पर विचार करते हुए उससे पूछता है, क्या मैंने तुम्हारे पिता से पैसे कब लिए? तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर कोई सबूत है तो बताओ। पर तुरंत करण ने उसे वह दस्तावेज दिखाया जो वो अपने साथ लाया था। यह देखो, तुम्हारे द्वारा दस्तखत किया हुआ दस्तावेज। अब झूठ मत बोलो और मेरा सारा पैसा 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। करण वहां से चला जाता है। हरिचंद हैरान हो जाता है क्योंकि बाकी साहूकारों के बेटे भी आकर कर्ज मांगने लगते हैं। क्या हुआ? आपने मेरी बात नहीं मानी ना? यह आपकी मूर्खता का ही परिणाम है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसे नहीं होता। अब आपके लिए हुए पैसे और उसका ब्याज एक ही साथ चुकाना पड़ेगा। अब घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? हम अपने छोटे से बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं हिमांशु से अपना सारा पैसा वापस लूंगा। मैंने जो उसे दिया था, मुझे उसका 4 गुना मिलेगा। मैं आज जाकर उसे लूंगा और सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हरिचंद तुरंत हिमांशु के घर जाता है, लेकिन घर बंद मिलता है। वह पड़ोसियों से पूछता है, महोदय जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप बता सकते हैं कि साहूकार हिमांशु का घर कहाँ है? पर क्यों? क्या तुमने उसे पैसे उधार दिए हैं? हाँ बिल्कुल, पर वो है कहाँ? साहूकार के धंधे में मदद के लिए कई लोग उसके घर आए। हिमांशु ने तुम जैसे लोगों से पैसे वसूल लिए और रातों रात गायब हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि अब पीड़ितों में से एक है। मैं आप जैसे लोगों को जवाब देते देते थक गया हूँ। वह आवारा है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर हरिचंद चौंक जाता है और आशी के पास जाता है। आओ प्यारे हरिचंद, बहुत दिन बाद देख रहा हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई समस्या है? आपने कहा था कि आपने मुझे वरदान दिया था क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कैसा धोखा दिया? हरिचंद सारी बात बताता है। प्रिया हरिचंद, कृपया याद करें कि आपने मुझसे उस दिन क्या पूछा था। क्यों नहीं, मुझे याद है मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया है वह मुझसे वापस ना मांगे। तो यही कारण है कि उन साहूकारों ने जब तक जीवित रहे तुमसे नहीं पूछा, लेकिन उनके वारिसों ने कर्ज मांग लिया। तुमने वरदान सही नहीं मांगा। लेकिन मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया। क्या ये उचित है? क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह मेहनत की कमाई है? तुम बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ। हमेशा याद रखें कि अगर यह मेहनत की कमाई नहीं है तो कोई भी चीज अपने पास आप नहीं रख सकते। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हरिचंद, समझ में आया?